Hello everyone, welcome to today's class. Let's continue with our discussion which we were doing. Our chapter is collection of data in statistics. So the first topic of discussion for today is pilot survey. From practical point of view, it is found useful to conduct a pre-test known as pilot survey on a small scale before starting the main survey. अब बेटे देखो, जब आपका पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हमने कुछ सर्वे कंडक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं या जो भी हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा सैंपल उस टोटल पॉपुलेशन में से निकालते हैं और फिर उस छोटे सैंपल के ऊपर उस सर्वे को कंडक्ट करके देखते हैं। अगर तो हमें सक्सेस मिलती है, यानी कि जो भी क्वेश्चनर मैंने ड्राफ्ट किया है या सर्वे करने के लिए जो भी टूल्स मैंने अप्लाई किए हैं वो ठीक है, और अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती है तो मुझे जो क्वेश्चनर है मैं देखती हूँ कि सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो रहा सर्वे करने का, तो आई मे रीड्राफ्ट द क्वेश्चनर, आई मे रीडिजाइन माय टूल्स फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. Once the draft questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group, which is known as pilot survey or a pre-testing of a questionnaire. अब इससे फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एक रफ आइडिया हो जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने क्वेश्चनर ड्राफ्ट किया है, जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ, क्या ये सूटेबल हैं फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. उसको अपनी जितने भी शॉर्ट कमिंग्स या ड्रॉबैक्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो भी पता चल जाते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कहीं कोई क्वेश्चन कोई एम्बिगुअस तो नहीं है, वेग तो नहीं है, क्या ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस को ठीक तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके क्या वो आंसर्स दे पा रहे हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हो. So it helps, this pilot survey helps the investigator to have a rough idea of the information and the suitability of the technique, to determine shortcomings and drawbacks of the questions, and lastly, to assess the suitability of questions, clarity of instructions, performance of enumerators, and the cost and time involved in the actual survey. जितना मुझे प्री टेस्टिंग में टाइम लगेगा, बेस्ड अपॉन इट मैं ये पता लगा पाऊंगी कि मेरे को टोटल टाइम जो मैं पूरा सर्वे पूरे पॉपुलेशन पे कंडक्ट करूंगी तो पूरा टोटल टाइम और कॉस्ट कितनी लगेगी. सो दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड टू गो फॉर पायलट सर्वेज फर्स्ट बिफोर कंडक्टिंग द इंक्वायरी. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर और शेड्यूल. अब बेटा इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, प्लस दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल इन योर प्रोजेक्ट वर्क. जब आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में प्रोजेक्ट वर्क करोगे, जब आपको फील्ड वर्क करना है तो आपको क्वेश्चनर डिजाइन करना होता है और क्वेश्चनर को फिलअप करा के अपने रिसर्च का कंक्लूजन निकालना होता है. तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. A questionnaire or a schedule is a list of questions related to a problem under investigation. अब हम रिकॉल करते हैं, क्वेश्चनर जो होता है वो इन्फॉर्मेंट्स खुद भरते हैं, शेड्यूल आपके इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर खुद अपनी हैंडराइटिंग में फिलअप करते हैं. इन दोनों में यही डिफरेंस होता है. तो क्वेश्चनर और शेड्यूल में जितने क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. हम जितने क्वेश्चंस डालते हैं वो हम ये सोच के डालते हैं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन करने का वो फुलफिल हो जाए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्यूल और अ क्वेश्चनर इज अ स्पेसिफिक आर्ट. द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड ओवरऑल ड्राफ्टिंग ऑफ अ क्वेश्चनर हैव अ स्ट्रॉन्ग बेयरिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनर. आपने क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया है, क्या उसकी लैंग्वेज है, किस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया है, बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल in getting the answers and the required result of your survey. अगर आपका क्वेश्चन ठीक से ड्राफ्टेड नहीं है, वो ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाया, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है सर्वे का वो फुलफिल नहीं होगा. Therefore, it is to be prepared on such a pattern
that it evokes the desired response from the informants. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, लेंदी नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, और इस तरीके से फ्रेम होने चाहिए कि जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए इन्फॉर्मेंट से, डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हम उनसे लेना चाहते हैं, they are able to comprehend the questions and answer them well. Preparing a questionnaire is a technical job and requires a great deal of skill, expertise, and practice. So the general principles followed while designing the questionnaire are, there are too many, but they are very simple. First is covering letter. Second, decision regarding questions. कैसे questions हमने डालने हैं? Number of questions. कितने number of questions डालने हैं? Simple and short questions. Avoid questions requiring calculations because not all of us are very good in calculations. Avoid questions using double negative. I'll just show you the examples where double negatives are used. Then, no personal questions. Avoid leading questions. Leading questions का मतलब होता है वो सीधा questions जो कि आपके किसी conclusion पे ही आपको lead कर रहे हैं. So avoid asking such questions. Questions should be logically arranged. Proper division and subdivision of questions should be there. Instructions to the informants should be very much clear. Cross-examination. We'll just discuss this point later in the slides. Questionnaire should be look attractive, and yes, last but not the least, अभी जो हमने पढ़ा पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर शुड बी डन, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपने इतना क्वेश्चनर बनाया, इतने क्वेश्चंस आपने इसमें डाले. बट अगर सर्वे करने के बाद आपको लगे रिस्पॉन्सेज देखकर इन्फॉर्मेंट के कि नहीं ये क्वेश्चन तो अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे रीफ्रेम कर लेती तो मेरा रिजल्ट मुझे मिल जाता, अगर अगर मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा तो दैट इज the questionnaire is of no use. So it is better to go for pre-testing of a questionnaire with a small sample size. Now let's take up these points one by one. They are very easy. First, your covering letter. Polite covering letter should be sent to the respondents along with the questionnaire. Clearly explain in brief the objective and scope of the survey. Covering letter में आपको बिल्कुल बता देना है कि आपका objective क्या है इस सर्वे को करने का. Ensure respondent about their secrecy in the sense आपको respondent का confidence win करना होता है कि जो भी वो response आपको देंगे, जो भी answers उन questions के देंगे, they are to be kept confidential. In case of mailed questionnaire method, a self-addressed stamped envelope should be enclosed. To ensure quick and better response, the respondent may also be offered certain incentives like free gifts, coupon, etc. along with the covering letter. कि अगर आप जल्दी से हमें response देंगे तो you are going to get the free coupons of this company or free gift along. You are going to get free gift if you are going to answer these questions quickly and respond back to us. Decision regarding questions. Simple alternative questions could be asked. These questions may be answered between two alternatives such as yes or no, right or wrong, true or false. Such type of questions can be used where two clear-cut alternatives exist. For example, do you have a car? Only two answers, yes or no. The other type of questions that can be framed is MCQ types, that is multiple choice questions. In such questions, the possible answers are printed in a questionnaire and the respondent is supposed to take any one of them. Example could be, how do you normally reach your office? Tick one of them. Either in two-wheeler or by bus or by car, whatever answer is convenient, whatever is a true answer, the respondent can tick any one of them. Then specific information question. The questionnaire should start from general questions or proceed to more specific one. This helps the respondent feel comfortable. Such questions are asked to obtain some specific information. For example, are you married? How many members are there in your family? Fine. So you can ask certain specific information question from the respondent also. Then the other type of questions are open questions. Open questions होते हैं कि
जो रिस्पॉन्डेंट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिम दैट हाउ मच ही वांट टू गिव द आंसर, और उसका वो क्या आंसर देता है, वो कोई फ्रेम्ड आंसर नहीं होता, जो उसके पर्सपेक्टिव से करेक्ट आंसर होता है, दैट ही राइट्स. These questions are to be answered by the respondents in their own words. The questions should be such that it is possible to answer them in few words. Such questions leave the door open to any answer. For example, how can the problem of unemployment can be solved, or how can the industrial growth rate be maintained? So again, it's an open question. It depends upon the respondent that how is he going to give the answer. So based upon the discussion so far, we can conclude that there are two types of questions. One are closed-ended or structured question, जिनका हमें पता है कि आंसर क्या होंगे, like your yes or no, true, false, multiple choice questions. We know that these are closed-ended questions, and open-ended questions allow for more individualized response. Fine. Next is, let's discuss about the Sensex and the sampling investigation techniques. Sensex means that you are conducting the inquiry on the whole population. But when the population size is very large, it's impossible to reach out each and every member of the population. Then we conduct the sample inquiry. So let us first understand the distinction between the two. When the statistical investigation is conducted, wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as Sensex method. ठीक है, जब हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखो जो पॉपुलेशन का सेंसेक्स होता है आफ्टर एवरी 10 इयर्स इन आवर कंट्री, वी कलेक्ट द डेटा, हर एक के घर में जाके पूरा इंक्वायरी होती है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, क्या उनकी एज है, किस ऑक्यूपेशन में they all are indulged. So that is, we are conducting a Sensex inquiry. But when only some representative items of a population are selected and data collected from these items are used for analysis, the method is known as sampling method. जब बहुत ज्यादा population का size बहुत बड़ा होता है and we have got short time, so what we do is we collect some of the representative items of the population, select them, and then finally conduct the inquiry on a small sample, and this is known as sampling method. And beta, this topic is important. Many questions can be asked from this topic. As such, distinction 4 marks का 5 marks का भी आपसे पूछ लिया जाता है. Next is the suitability of the Sensex method. Suitability of complete enumeration or 100% enumeration or complete survey method is when it is suitable, when area of investigation is limited and an intensive study of the population is required. जब मुझे हर एक एलिमेंट पॉपुलेशन के स्टडी करना है तो आई एम गोइंग टू गो फॉर सेंसेक्स मेथड. फॉर दिस highly trained investigators are needed to maintain a high degree of accuracy. इसके लिए highly trained investigators चाहिए so that high degree of accuracy can be maintained. Demographic data on birth rate, death rate, illiteracy, workforce, life expectancy, size and composition of population, etc. are collected and published by the Registrar General of India. आप देखो ये सारे के सारा जब सेंसेक्स होता है ना, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बेसिस पर वी कम टू दिस दैट व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट इज द बर्थ रेट, लिटरेसी. वो पूछते हैं जब आपके पास सेंसेक्स सर्वे करने के लिए आते हैं तो आपसे पूछते हैं जो एन्यूमरेटर्स होते हैं कि अगर ये व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, कितने पढ़े लिखे हैं, जितने भी घर में लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर एबल टू गिव दैट व्हाट इज द लिटरेसी रेट. The famous example of this method is the Census of India, जो हम बात कर रहे हैं, conducted after every 10 years. The last census of India was held in 2011 and now the next census is projected in 2021. Merits of census method are: first, intensive study of population. आप population की in-depth study करते हो. For example, whenever census is conducted,
you get to know about the information like how many male members are there, how many female members are there, age कितनी है सबकी, marital status क्या है, education qualification क्या है, occupation क्या है, income and health conditions of the people are also being, data on income and health condition of the people is also being obtained. The second merit of Sensex method is high degree of accuracy and reliability. क्योंकि investigator enumerators personally जाके information collect करते हैं, हम one to one interaction होती है, कोई question अगर ambiguous है तो question को explain किया जाता है, and then it is possible to collect highly accurate and reliable information from them. Suitability of this method is suitable when different items of population are not homogeneous. देखिए सेंसेक्स मेथड हम तभी अडॉप्ट करते हैं जब जो आइटम है पॉपुलेशन की वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, सब अलग अलग हैं. अगर होमोजीनियस होते तब तो वी कुड हैव easily prepare one sample, collected the data from the sample and can arrive at the conclusion. लेकिन पॉपुलेशन की सारे आइटम्स होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस हैं, इसीलिए हम सेंसेक्स मेथड को अडॉप्ट करते हैं. The limitations of Sensex method are, it is expensive. Since the data is obtained by observing every item of the population, it is very expensive method of investigation, especially in case of large population. तो ये method मेरा expensive होता है. Second, it needs more time and manpower. Since a large volume of data is to be collected under Sensex investigation, more time and manpower are needed for its collection, analysis and interpretation. क्योंकि मैंने सारी items through Sensex method investigate करनी है, so we need to have more manpower and time. Next is inapplicability. Sensex methods cannot be applied in case of infinite population. If the study involves destruction, as in case of testing of tires on roads, Sensex method cannot be conducted. So these were the demerits of Sensex method, and hope all these merits and limitations are clear to all of you. A sample is a part of universe or population. अब अगर मैं सेंसेक्स मेथड नहीं अप्लाई कर सकती इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डेफिनेटली, और जहां पे मेरे जो आइटम्स हैं यूनिवर्स में वो होमोजीनियस हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सैंपल बना लेती हूँ. द फर्स्ट टास्क इन सिलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन. वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाई, द रिसर्चर सिलेक्ट्स द सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव as it is difficult to study the entire population. A good sample is generally smaller than the population and is capable of providing reasonable accurate information about the population at a much lower cost and shorter time. For example, an investigator is interested in conducting an inquiry into monthly expenditure of a school comprising of a total of 5,000 students. अब 5,000 students का monthly expenditure के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है. अब 5,000 is a large number. So what the investigator can do? The investigator can take a sample of, let's say, 500 students to record the evidence of the whole population of a 5,000 students. अब 5,000 students से information collect करना again बहुत lengthy है. अब एक स्कूल में obviously we will expect कि homogeneous सब बच्चे ही हैं, fine. तो हम क्या कर सकते हैं? We can select the students from different grades. सारे बच्चे नहीं select करने. Maybe 10 students from one grade, 10 students from another grade, 10 students from other grade. Likewise, a sample of only 500 students can be prepared and the questions can be asked from them. और वो questions आपका result जो derive होगा can be applied to the population. Hope all of you have understood today's topics of discussion. And in the next session, we'll be discussing various methods of sampling, their suitability, their advantages and limitations. If you have any query, you can drop your query on our WhatsApp number, that is 9654549863. Thank you very much.